हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव्स। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में स्टील डिस्कस किए थे, स्टील में हम लोग रिवेटेड कनेक्शन का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, फिर ग्रेजुअली इसी तरह हम लोग बताए थे कि वेल्डेड कनेक्शन और फिर टेंशन मेंबर, कॉम्प्रेशन मेंबर के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। उसी तरह से हम लोग आरसीसी में भी अप्रोच करेंगे। पहले हम लोग लिमिट स्टेट मेथड और जो बेसिक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है आपका डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर का, उससे रिलेटेड हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव्स आज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेजुअली सिंगली रेनफोर्स बीम, फिर डबली रेनफोर्स बीम, शेयर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, कॉलम्स एंड फुटिंग्स के ऑब्जेक्टिव्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग बेसिकली आज 12 से 13 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो हम लोगों का जो अगर आप एसबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका यूनिट नंबर 2 होता है लिमिट स्टेट मेथड। तो हम लोग यूनिट नंबर 2 से हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 1 हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। जैसे हम लोग डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़े थे जब, तो उसका थ्योरी हम लोग सबसे लास्ट में कवर किए थे, वैसे ही हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी सबसे लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, अब सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ना, आरसीसी बीम कैन हैव मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट एज, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, 6% बीडी, 2% बीडी, 3% बीडी और 4% बीडी। तो हम लोगों को पता है कि जब हम लोग बीम्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों को पता है कि बीम में ये टेंशन रेनफोर्समेंट होता है और ये कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट होता है। तो बीम में जो टेंशन रेनफोर्समेंट हम ये प्रोवाइड करते हैं, जनरली आप देखते होंगे न्यूमेरिकल्स में 3-20 है या फिर 3-16 डाया का है। तो ये जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इसको हम लोग ये तो हम लोग जो दिखा रहे हैं, ये तो हम लोग नंबर ऑफ बार्स दिखा रहे हैं कि कितने डाया का बार्स है और कितने नंबर्स प्रोवाइड करने हैं। इसको हम लोग कहते हैं AST। तो AST क्या होता है? एरिया ऑफ स्टील। जैसे एक 16 का बार होता है, उसका एरिया 201 mm² होता है। जब हम लोग π/4 × 16 स्क्वायर करते हैं, एक सर्कुलर मतलब बार कंसिडर करते हुए जब हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, तो ये एक बार का 201 mm² आता है। तो जब हम 3 बार प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं? 603 mm²। तो ये 603 mm² हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं AST। इसको हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ स्टील। ये तीनों स्टील मिला करके जो टोटल एरिया ये कवर कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं AST। अब ये जो AST है ये mm² में है। इसी AST को हम परसेंटेज में दिखा सकते हैं। किसका परसेंटेज? ये जो मेरा क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन B, और ये जो कंप्लीट डेप्थ है मेरा D, ये B × D करेंगे तो मेरा ये रेक्टेंगल का एरिया हम लोगों को मिल जाएगा। तो जब हम लोगों को पूछता है कि इस रेक्टेंगुलर एरिया का कितना परसेंटेज हम लोग स्टील दे सकते हैं, तो इसके लिए IS कोड हम लोगों को 2 चीज़ बताता है, मिनिमम और मैक्सिमम। कि आप मिनिमम, ये AST जो है ये आपको mm² है, इसको हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, ये हम लोगों का एरिया है। अब हम लोगों को पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, कितना परसेंटेज तक दे सकते हैं। तो हम लोग जो भी परसेंटेज देंगे वो परसेंटेज किसका होगा? परसेंटेज ऑफ B और D का होगा, क्योंकि B × D करेंगे तो ये एरिया होगा। इस एरिया का, ये जो रेक्टेंगुलर हमारा बीम है, इसका हम लोग कितना स्टील प्रोवाइड करेंगे और जो रिमेनिंग रह जाएगा वो हम लोगों का कॉन्क्रीट रह जाएगा। तो मिनिमम जो है IS कोड बताता है हम लोगों को कि 0.85 डिवाइडेड बाई FY, ये एक फॉर्मूला है, इससे हम लोग मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल सकते हैं। तो मिनिमम परसेंटेज अब क्या हो रहा है? ये FY पे डिपेंड कर रहा है। FY के कितने ग्रेड होते हैं? 250, 415 और 500। जो IS 456 2000 के अकॉर्डिंग अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट में देखेंगे तो अभी 550 भी अवेलेबल होता है, बट अभी हम लोग जो कोड के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हम लोग इन 3 स्टील की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो मिनिमम स्टील होता है ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे 500 रखेंगे तो स्टील का परसेंटेज आ जाएगा 0.17%। जब आप यहाँ पे 415 रखेंगे तो 0.85 / 415 ये आ जाएगा 0.2%। उसके बाद जब यहाँ पे 250 रखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.34% आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि मिनिमम स्टील जो है ये एक रेक्टेंगुलर बीम में जिसका क्रॉस सेक्शन B और D है, उसमें आपको 0.17 जो है, अगर आप Fe 500 स्टील दे रहे हैं तो मिनिमम 0.17% तो आपको देना पड़ेगा। अगर रिक्वायरमेंट लोड का नहीं हो रहा है तो भी, अगर रिक्वायरमेंट जब आएगा तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उस केस में हम लोग मिनिमम से ज़्यादा देंगे और मैक्सिमम से हम लोग कम देंगे। तो मैक्सिमम जो है वो होता है आपका 4% ऑफ BD, मतलब इस क्रॉस सेक्शन एरिया का आप मैक्सिमम 4% जो है ये आप स्टील दे सकते हैं। बाकी जो 96% होगा वो आपका कंक्रीट होगा।
इस हिसाब से। तो जब आपका अगर लोड पड़ रहा है, लोड से कुछ आपका रिक्वायरमेंट आ रहा है, तो आप जब न्यूमेरिकल देखते होंगे तो न्यूमेरिकल में कभी कभी ये AST निकलता है और इसके बगल में फिर ये लिखा भी रहता है जैसे 1.2%। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लोड के हिसाब से 1.2% हम लोगों को इसमें स्टील देना है। तो ये मिनिमम से ज़्यादा होगा, 0.1% से 1.7% से ज़्यादा है, और मैक्सिमम से कम होना चाहिए। तो यही मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में हम लोगों को स्टील प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जितना हम लोग मिनिमम की तरफ प्रोवाइड करेंगे उतना अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग बीम में कंक्रीटिंग आसानी से कर पाएंगे। जितना हम लोग मैक्सिमम प्रोवाइड करेंगे, 4% के बदले अगर हम लोग 3.9% प्रोवाइड करेंगे, तो 3.9% जब स्टील इसमें देंगे, तो क्योंकि हम लोगों को ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, इसके ऊपर कॉम्प्रेशन जोन है, इसके नीचे टेंशन जोन है, तो हम लोगों को इसी जोन में सारे रेनफोर्समेंट को अरेंज करना है। तो जब हम इसी जोन में सारे रेनफोर्समेंट को अरेंज करेंगे, अगर हम इतना परसेंटेज दे देते हैं, तो हम लोगों को ये सारे जोन्स में कंक्रीटिंग करने में आपको ट्रबल होगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना मिनिमम परसेंटेज हो सके स्टील का, उतना मिनिमम दें। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट कितना दे सकते हैं, तो हम लोग 4% दे सकते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 1 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो गया डी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज मेजर्ड एट 4 ऑप्शन है, 14 डेज, 28 डेज, 91 डेज और 7 डेज। तो हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं M20, M25, तो इसमें ये 20 क्या होता है, ये न्यूटन पर mm² इसका स्ट्रेंथ होता है। तो ये कौन सा स्ट्रेंथ होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो इसी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। और इसका डेफिनेशन अगर हम लोग बात करें, तो इसका डेफिनेशन होता है कि कंक्रीट को जब हम लोग 28 डेज तक पहले एक कंक्रीट बनाते हैं, उसको क्योर करते हैं 28 डेज तक, और उसके बाद जब हम लोग उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं, तो जब 95% जो आपका जो सैंपल है उसका जो स्ट्रेंथ होगा, वो जो आपका रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, जैसे अगर आप M20 के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो आप M20 का एक क्यूब बनाते हैं 15x15 साइज का, और इसको आप क्या करते हैं कि आप इसको पानी में 28 डेज तक क्योर कर देते हैं। क्योर करने के बाद आप इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखते हैं, और फिर इसके ऊपर जब आप लोड देते हैं, तो ये जितने लोड पे ये ब्रेक करता है, जितने स्ट्रेंथ पे, वो उसका स्ट्रेंथ हो जाता है आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो जैसे आप अगर आप जैसे 100 सैंपल्स बनाते हैं, तो उसमें से 95 सैंपल्स जो होंगे, उसका स्ट्रेंथ जो होगा वो 20 न्यूटन पर mm² से अगर ज़्यादा आता है, और 5 सैंपल्स जो हैं उसका स्ट्रेंथ जो है वो आपका 20 से कम आता है, सॉरी, तो फिर उस केस में ये जो 100 वाला जो सैंपल है उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm²। अगर आपका 5 से ज़्यादा, क्योंकि 5% हुआ ये 95% हुआ, अगर आपका 100 में से 5% से ज़्यादा सैंपल अगर आपका 20 से ज़्यादा कम का स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपका 20 उसका स्ट्रेंथ नहीं होगा, फिर उसका स्ट्रेंथ और उससे कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा M15 हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना था, आपको एक कंक्रीट तैयार करना था जिसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm² का हो। तो आप एक कंक्रीट प्रिपेयर किए, प्रिपेयर करने के बाद आप उसको 28 डेज तक आप उसको पानी में रख करके क्योरिंग कर दिए। उसके बाद आप उसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखते हैं। जब आप उस पर लोड देते हैं, तो अगर आप 100 सैंपल्स पे ट्रायल लेते हैं, उसमें से अगर आपका 5 सैंपल जो होता है वो 5% होता है। तो अगर 5 सैंपल तक अगर आपका लोड जो है वो 20 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा का आ रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 95% रिजल्ट सक्सेस है। इसका मतलब है कि लोड जो है वो 20 न्यूटन पर mm² उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके 8 सैंपल्स या 9 सैंपल्स अगर आपके 20 से कम दे रहे हैं और 91 सैंपल्स आपके 20 से ज़्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब है कि सक्सेस रेट कितना हुआ, सक्सेस रेट हो जाएगा 91% अगर 91 सैंपल्स पार हो रहे तो, और 9% जो है वो आपका क्या हो गया, फेलियर रेट हो गया। तो जब फेलियर रेट आपका 5% से ज़्यादा हो जाएगा, उस केस में आप इस वाले स्ट्रेंथ को नहीं कंसिडर कर सकते हैं। मतलब आप बना रहे थे M20 के लिए, बट क्योंकि 9% रिजल्ट जो है वो फेल हो गया है, इसका मतलब है कि उस कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो M20 नहीं है। तो फिर आप उसको क्या करेंगे, M15 के लिए चेक करेंगे। मतलब अब आप चेक करेंगे कि उसमें 15 न्यूटन पर mm² जो है वो स्ट्रेंथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आपके सारे सैंपल्स में आ गया, इसका मतलब है कि उस जो कंक्रीट आप बनाए थे क्यूब, उसका स्ट्रेंथ M15 है। फिर उसको हम लोग साइड पे ले जा करके, क्योंकि हम लोगों को ड्राइंग में क्या होता है, बता दिया जाता है कि हम लोगों को स्टील Fe500 देना है और कंक्रीट हम लोगों को फॉर एग्जांपल M25 देना है। तो अगर M25 कंक्रीट बोल दिया गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आप कंक्रीट बना रहे हैं वो M25 का हो रहा है या नहीं हो रहा है।
एक तो हुआ कि आपको जैसे अगर आप रेडी मिक्स कंक्रीट अगर मंगाते हैं तो रेडी मिक्स कंक्रीट आप कहीं प्लांट से मंगा रहे हैं तो वो M25 का भेज रहा है, लेकिन अगर आपको कहा जाएगा कि आप चेक करके बताइए कि ये एक्चुअली में M25 का कंक्रीट है या नहीं है, तो आप उस कंक्रीट का एक छोटा सा सैंपल कास्ट करेंगे और उसको आप 28 डेज तक वाटर में क्योरिंग करेंगे और उसके बाद आप उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद अगर उसका 95% जो सैंपल आप बनाएंगे, जैसे 10 सैंपल बनाएंगे तो उसमें से आपको 10 सैंपल, क्योंकि 95% 9.5 होगा, इसका मतलब है कि वो जो 10 सैंपल आप बना रहे हैं वो 10 सैंपल में अगर आपका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आ रहा है वो अगर आपका 25 से ज़्यादा का आया तो उस केस में आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ M25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग क्यूब टेस्ट करते हैं, उसका यही कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोगों को कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना होता है। तो आज जब हम लोग क्वेश्चन में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कितने दिन तक हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो कितने दिन तक मेजर करते हैं। तो हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि 28 डेज तक हम लोग क्योरिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग मेजर करते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 28 डेज। तो 2 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन है द शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज एज्यूम्ड एज। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दो टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग टर्म होता है। तो जो लॉन्ग टर्म वाला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको हम लोग लिखते हैं ECL। इसका फॉर्मूला होता है EC डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा। और जो हम लोगों का शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है वो IS कोड हम लोगों को बताता है कि 5000 √FCK होता है। मतलब जो भी आप कंक्रीट ले रहे हैं, अगर आप M25 ले रहे हैं तो इसका मतलब है FCK क्या हो गया 25 न्यूटन पर mm²। ये CK मतलब क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और FCK हम लोग लिखते हैं कंक्रीट के लिए, FY लिखते हैं हम लोग स्टील के लिए। ठीक है, ये आई होप आप लोगों को अब तक पता होगा। तो जैसे हम 25 ले रहे हैं तो 25 यहाँ गया तो √25 मतलब 5 हो गया, तो ये टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 25,000। किसके लिए हो जाएगा M25 के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू। ठीक है, तो 5000 √FCK फॉर्मूला होता है। तो थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी है आपका बी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेड इज। जो M20 कंक्रीट ग्रेड है उसका परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, ये हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि अगर M15 लिखा हुआ है तो 15 का मतलब क्या होता है, M20 लिखा हुआ है तो 20 का मतलब क्या होता है। तो ये 20 क्या है कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब वही हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, तो M20 का कितना होगा 20 न्यूटन पर mm²। अब ऑप्शंस में क्या दे रहा है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 20 न्यूटन पर mm² को आप चेंज कर लीजिए। जब आप इसको चेंज कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन होगा सी 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन है ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज्ड फॉर कंक्रीट ग्रेड। चार ऑप्शन है M10, M15, M20 एंड M40। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट क्या होता है और स्टैंडर्ड कंक्रीट क्या होता है, तो M5, 7.5, 10, 15 और 20 इन सब को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं नॉमिनल मिक्स से भी तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए आपका रेशियो आपको पता है कि 1:5:10, 1:4:8, इस तरह से 1:3:6, 1:2:4, 1:1.5:3। ये हम लोग इसके लिए अलग अलग सारे हम लोग नॉमिनल मिक्स से तैयार कर लेते हैं। और जो स्टैंडर्ड कंक्रीट होते हैं उसको हम लोग डिजाइन मिक्स से प्रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग इन रेशियो से नहीं बना सकते हैं। तो आपके चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जो M20 से ज़्यादा का है, वो है M40। तो इसके करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 का करेक्ट ऑप्शन है डी। अब 6 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 456:2000 द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन अ कॉलम इज। जैसे हम लोग अभी बीम के बारे में डिस्कस किए थे कि बीम में आपका मैक्सिमम परसेंटेज कितना हो सकता है, तो हम लोग इसमें देखे थे कि 4% जो है वो आपका बीम में मैक्सिमम हो सकता है। उसी तरह से कॉलम में भी जो आपके ये स्टील प्रोवाइडेड रहते हैं, ये चार आपके कॉर्नर के स्टील होते हैं और ये चार अगर हम लोग इंटरमीडिएट स्टील इनकेस अगर प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो स्टील होते हैं तो कॉलम में भी IS कोड बताता है कि मिनिमम जो होगा वो 0.8% ऑफ BD। इस केस में स्मॉल b नहीं होता है, इस केस में ये कैपिटल B है और ये कैपिटल D होता है। तो अगर स्क्वायर है तो दोनों B और D जो है होता है वो इक्वल हो जाता है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है या स्क्वायर है जो भी कहिए, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा B × D हो जाएगा। तो इसका हम लोग क्या करते हैं 0.8% मिनिमम देते हैं। अब जब हम लोग मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम में आपके पास दो कंडीशन है। अगर हम लोग एक तो है आपका 4% ऑफ BD,
और एक है आपका 6% ऑफ BD। अब जब हम लोग ये जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, ये कॉलम है, इसका मतलब ये अलोंग द लेंथ इस तरह से आपका ये नीचे से ये स्टील आपका यहाँ से आ रहा है, ये भी नीचे से आ रहा है, ये भी नीचे से आ रहा है। तो जब हम लोगों का एक स्टील जो होता है वो प्रॉपर्ली आपको 12 मीटर 13 मीटर लेंथ का होता है। तो जब आपको अगर बहुत आप बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं 3 स्टोरी 4 स्टोरी का, तो आपको एक स्टील जहाँ पे आपका खत्म होगा वहाँ पे आपको दूसरा स्टील ला करके आपको वहाँ पे साथ में इसके लैप करना पड़ता है। तो अगर हम इस तरह से लैप करके स्टील आगे ले जाते हैं तो ये जो लैपिंग, इसको हम लोग कहते हैं लैपिंग। ये दो स्टील को हम लोग आपस में रख करके इसको हम लोग टाई कर देते हैं, तो ये कहलाता है आपका लैपिंग। तो जब हम लोग इस तरह का लैपिंग देते हैं तो हम लोग मैक्सिमम 4% ले सकते हैं, मतलब इस पूरे कंक्रीट का हम लोग 4% स्टील मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं। मिनिमम तो 0.8 ही रहेगा हर हाल में। लेकिन जब एक सिस्टम ये भी होता है कि हम लोग ये लैपिंग नहीं दे करके कपलर्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि लैपिंग में क्या होता है कि ये जो इतना लेंथ हम लोग ओवरलैप कर रहे हैं ये हम लोगों का वेस्टेज हो जाता है। अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है। तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं कि जब हम लोगों का एक बार फॉर एग्जाम्पल ये 16 mm का आ रहा है, ये नीचे से आकर के यहाँ पे आकर के एंड हुआ, अब ऊपर से हम लोगों का 10 mm का एक बार आकर के इस तरह से लगना था। तो अब या तो हम इसको, अगर हम इसी कॉन्सेप्ट पे चलते तो हम यहाँ ला करके इस तरह से लैपिंग करते और इन दोनों को यहाँ पे इस तरह से टाई कर देते। तो ये हम लोग कर रहे हैं ओवरलैपिंग हुआ, ये तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो आता है वो दूसरा ऑप्शन आता है कि हम लोगों का ये 16 है, ये हम लोगों का 10 है, तो यहाँ पे हम लोग एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कपलर। ये कपलर जो होता है ये बेसिकली एक तरह का ना एक कैप होता है। इस कैप में क्या होता है कि ये मार्केट में अवेलेबल होता है आपको हार्डवेयर शॉप्स में। इसमें आपको दोनों तरफ के डायमीटर के लिए अलग अलग, जैसे यहाँ पे हम लोगों को 10 चाहिए और यहाँ पे हम लोगों को 16 चाहिए, तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस में मार्केट में कपलर्स अवेलेबल होते हैं। आप इसमें क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाला 16 वाला बार है उसमें आप ये कैप को लगा देते हैं। अब कैप जब आप इसमें लगा देंगे तो ऊपर वाले साइड में ये पोर्शन खाली है, इसमें आप अपना दूसरा बार डायरेक्टली ला देते हैं। तो मतलब आपका ये बार यहाँ खत्म हो रहा था, दूसरा बार भी यहीं से शुरू हुआ, तो आपको इसमें क्या होता है, वेस्टेज नहीं होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कपलर, COUPLER। अब ये कपलर आपको सेम डाया का भी आता है, 16 का, 20 का, जो अलग अलग डायमीटर होता है। हम लोग जनरली 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm और 36 mm, इन सारे डायमीटर के हम लोग जनरली मार्केट में बार्स अवेलेबल होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें सारा का अपना अपना कॉम्बिनेशन होता है, सेम कॉम्बिनेशन भी होता है और डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी होता है। जैसे 10 का 12 के साथ हो जाएगा, 10 का 16 के साथ हो जाएगा, फिर 10 का 20 के साथ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सडनली इतना बड़ा डायमीटर चेंज नहीं करते हैं। हम लोग एक या फिर 2 डायमीटर तक अल्टरनेट लगा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग नीचे से यहाँ पे हम लोग 25 mm का बार दे रहे हैं, तो ऊपर जब हम लोगों को चेंज करना होगा, इनके जैसे लोड कम है, रिक्वायरमेंट कम है, तो हम लोग इसमें या तो 25 देंगे या तो हम लोग 20 देंगे, और या नहीं तो हम लोग 16 भी दे सकते हैं, लेकिन 12 नहीं दे सकते हैं। फिर अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लोग 20 प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। अब ये 20 वाला बार ऊपर जा रहा है, जब ये बार एंड हो जाएगा फिर हम लोगों को यहाँ पे कपलर लगा के दूसरा बार देना होगा। तो हम लोग अब यहाँ पे 16 यूज़ कर सकते हैं और 12 यूज़ कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते हैं। फिर हम लोग वहाँ पे 12 यूज़ कर रहे हैं अगर, तो 12 के फिर आगे हम लोग 10 दे सकते हैं या 8 दे सकते हैं। तो ऐसे करते करते ग्रेजुअली हम लोगों को अगर रिक्वायरमेंट लोड का कम होते जाता है तो हम लोग एरिया ऑफ स्टील इस तरह से कम करते हैं। तो या तो आप ओवरलैप कर सकते हैं या तो आप कपलर लगा सकते हैं। तो जब आप कपलर लगाते हैं तो आप मैक्सिमम 6% तक आप एरिया यूज़ कर सकते हैं उस पूरे अपने कंक्रीट सेक्शन का। लेकिन जब आप ओवरलैपिंग करते हैं तो क्योंकि ये ओवरलैपिंग वाला पोर्शन क्या होता है, एक्स्ट्रा वेस्टेज होता है, तो ये भी आपको इस कंक्रीट में आप अगर आप 6% स्टील दे देंगे और ओवरलैपिंग कर देंगे तो बहुत यहाँ पे कंक्रीटिंग करने में बहुत ज़्यादा ट्रबल होगा। जो आपके क्लियर कवर होगा, यहाँ पे जो आपका स्टील होगा इस तरह से, इसमें जो आपका चारों तरफ से जो ये कंक्रीट का कवर होता है, ये कवर में आपके जो है कंक्रीट है ना वो प्रॉपर्ली पहुंचेगा नहीं। जब पहुंचेगा नहीं तो वहाँ पे हनी कॉम्बिंग आएगा, तो जो आपका कंक्रीट का एक्चुअल स्ट्रेंथ होगा वो आपको कॉलम में मिलेगा नहीं, वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि जब हम लोग कपलर यूज़ करेंगे तो 6% होगा और जब लैपिंग यूज़ करेंगे तो 4% होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू IS 456 द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन अ कॉलम इज, ये मैक्सिमम रेनफोर्समेंट पूछ रहा है, कंडीशंस कुछ नहीं बता रहा है। तो आपको पता है कि 4 और 6 में 6 मैक्सिमम है, इसका मतलब है कि 6% आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर कंडीशन देता कि ओवर क्राउडिंग बचाने के लिए, जैसे एडजस्टमेंट में अगर इश्यू होगा उसको बचाने के लिए मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, तो 4%। मतलब अगर कंक्रीटिंग करने में ट्रबल ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम परसेंटेज बताइए, तो फुल 4%। लेकिन अगर ये कहता है कि सिर्फ मैक्सिमम परसेंटेज बताइए तो 6% यूज कर सकते हैं।
अगर बोल देता है कि ओवरलैपिंग करते हैं बार्स को तो 4% है, अगर कहता है कि कपलर यूज करते हैं तो 6% होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कब 4 लेंगे कब 6 लेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ऐसा जिससे आपको हिंट पड़े कि 4% लेना है या नहीं लेना है। जब नहीं लेना है तो मैक्सिमम 6% होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6%, सी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन डैश ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। हम लोग अभी डिस्कस ही कर रहे थे कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, जिसमें अगर आप 100 सैंपल्स ले रहे हैं तो उसमें से 95 सैंपल्स जो हैं वो उस स्ट्रेंथ से ज़्यादा के हों और सिर्फ 5 सैंपल्स जो हों वो उस स्ट्रेंथ से कम के हों। इसका मतलब है कि जो फॉलिंग का परसेंटेज है वो 5% हो सकता है मैक्सिमम, और 95% जो है वो आपका सक्सेस रेट होना चाहिए। तो जैसे हम लोग M20 की बात कर रहे हैं तो हम लोग बताए थे कि 20 से ज़्यादा का स्ट्रेंथ जो है वो 95 क्यूब्स में होना चाहिए और 20 से कम का जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 5 क्यूब में होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्या आपका विच इज नॉट मोर देन डैश ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, मतलब 5% से ज़्यादा का रिजल्ट आपका फॉल नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5%। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 का आपका करेक्ट ऑप्शन। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जा रहे फिर से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज। हाँ, ये क्वेश्चन में आप देखिए कि अब एक्चुअल स्ट्रक्चर में हम लोग कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो क्या लेते हैं। जैसे अभी हम लोग मान के चल रहे हैं, जैसे हम लोग M20 की बात कर रहे हैं तो M20 में 20 क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गया। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे जब हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का न्यूमेरिकल कर रहे थे तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के न्यूमेरिकल में जब हम लोग C = T करते थे तो C के जगह पे आप देखते होंगे कि फॉर्मूला है 0.36 FCK BXU और T के जगह पे होता था 0.87 FY/AST। ये कहाँ से आया था, तो इसमें हम लोगों को ये स्ट्रेस डायग्राम हम लोगों का था। तो स्ट्रेस डायग्राम में ये वाला जो वैल्यू था ये आपका 0.446 FCK था। अब ये स्ट्रेस डायग्राम क्या है, ये हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में जब आप देखते होंगे कि ये हमारा बीम है तो इसका हम लोग ये स्ट्रेस डायग्राम बनाते थे। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस होता था और इसके ऊपर का आपका कॉम्प्रेसिव जोन होता था। तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है बेसिकली। आप इसको इस तरह से देखेंगे तो ये आपका हम लोग जो इंजीनियर्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं कंक्रीट का, ये वो है। तो ये वाला जो हमारा ग्राफ होता है इसको ही हम लोग यहाँ पे बेसिकली उल्टा करके इस तरह से शो करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो ये मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू होता है ये होता है FCK। तो ये क्या होता है आपका कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। फिर इसके बाद आता है 0.67 FCK और उसके बाद आता है 0.446 FCK। अब ये सारा क्या होता है, आप एक कंक्रीट बनाते हैं, उस कंक्रीट का एक्चुअल स्ट्रेंथ आपका कुछ है FCK, फॉर एग्जांपल आपका 20 N/mm² है। ठीक है, अब आपका ये 20 N/mm² है, लेकिन ये क्या, ये आपके क्यूब का स्ट्रेंथ है। जो हम लोग एक क्यूब टेस्ट करते हैं तो हम लोग एक बेसिकली 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का क्यूब बनाते हैं, उसका हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं। जब हम लोग इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में लेंगे, जैसे हम लोग बीम्स बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, तो ये सारा क्या होता है, ये आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है। ये आपका लॉन्ग शेप का होता है और थिन होता है। आपका कॉलम इस शेप का होता है, आपका बीम इस शेप का होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका स्ट्रेंथ आया है ये टोटल स्ट्रेंथ नहीं लेकर के सिलेंडर का जो स्ट्रेंथ होता है वो आपका क्यूब के स्ट्रेंथ के कॉम्पेटिवली 80% होता है। तो हम लोग 0.8 इंटू क्यूब स्ट्रेंथ लेते हैं। अब क्यूब स्ट्रेंथ अगर आपका 20 आया है तो हम लोग उसको 20 इंटू 0.8 लेते हैं। तो जब आप 0.8 करते हैं तो ये हो गया आपका सिलेंडर, क्यूब और सिलेंडर के बीच का जो रेशियो होता है आपका। अब 0.8 हो गया आपका सिलेंडर क्यूब के बीच का रेशियो। और जब हम लोग इसको स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो उस केस में हम लोग इसका 85% जो होता है वो इसका हम लोग स्ट्रेंथ लेते हैं। तो आपका क्या हो जाता है 0.85 ऑफ 0.8 इंटू क्यूब स्ट्रेंथ। सब कुछ क्यूब से ही निकल रहा है क्योंकि क्यूब का ही आप स्ट्रेंथ 20 निकाले थे, उसका आप पहले 0.8 किए क्योंकि आपको ये क्यूब को आपको सिलेंडर में लेना था। और जब आपको स्ट्रक्चर में यूज करना था तो आप उसको 85% आप उसका लेते हैं क्योंकि वो थिन सिलेंडर होता है। इसलिए जब थिन, एक तो ये हुआ आपको सिलेंडर के लिए, ये हुआ आपको थिन सिलेंडर के लिए। तो जब आप 0.85 इंटू 0.8 इंटू क्यूब स्ट्रेंथ करेंगे तो ये निकल के आता है आपका 0.7 इंटू क्यूब स्ट्रेंथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो ये है आपका 0.67 FCK वाला। अब जब हम इसको
जब हम लोग आरसीसी डिजाइन करते हैं तो क्योंकि हम लोग लिमिट स्टेट मेथड से पढ़ रहे हैं, लिमिट स्टेट मेथड से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करके चलते हैं कि हम लोग जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है ये आपका क्या 0.67 इंटू जो क्यूब स्ट्रेंथ है ये आपका एक्चुअल स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप जब एक क्यूब को आप सिलेंडर में ले रहे हैं और फिर बिल्डिंग में आप यूज कर रहे हैं वो थिन सिलेंडर की तरह यूज हो रहा है, तो अभी तक तो ये आपका सिर्फ एक्चुअल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, क्योंकि ये रिड्यूस हो जाएगा जब क्यूब को हम लोग सिलेंडर में करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा, तो ये सारा क्या है, ये अभी एक्चुअल स्ट्रेंथ है 0.67। तो हमको जब आरसीसी स्ट्रक्चर में यूज करना है, जब हमको डिजाइन करना है, तो हम लोगों को पता है कि कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 होता है, स्टील का 1.15 होता है, तो हम लोग इसमें जब 1.5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.446 FCK। यही है ये आपका 0.446 FCK। इसी को हम लोग यूज करते हैं और फिर हम लोग इसको यूज करके आगे फॉर्मूला बनाते हैं। मतलब जब हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम लोग क्यूब का जो स्ट्रेंथ है FCK उससे हम लोग 0.446 टाइम्स सिर्फ उसका स्ट्रेंथ लेते हैं हम लोग अपने आरसीसी डिजाइन बिल्डिंग डिजाइन करने में। अब यही 0.446 यूज करके हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड और डबली रेनफोर्स्ड में अपना फॉर्मूला निकालते हैं, जो आपका ये वाला फॉर्मूला बन करके आता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 0.446 FCK। तो इसमें आपको ऑप्शंस दिया हुआ है FCK, B है 0.85 FCK, C है 0.67 FCK और D है 0.446 FCK। तो 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका D 0.446 FCK। अब क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 कंक्रीट एज पर द फॉर्मूला इन IS 456/2000 इज। हम लोग अभी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला डिस्कस किए थे कि 5000 अंडर रूट FCK होता है। अब ये पूछ रहा है कि M25 अगर कंक्रीट है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग M25 के लिए निकाल लेंगे। 5000 अंडर रूट FCK क्या होता है, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में आपका स्ट्रेंथ होता है। तो 25 है तो 25 रखेंगे, तो अंडर रूट 25 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5000 इंटू 5 इज इक्वल टू 25000। ये किसी भी ग्रेड के लिए पूछ सकता था, आपको M30 के लिए भी पूछ सकता था। तो यहाँ पे 30 रखेंगे, अंडर रूट करेंगे, 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 27386 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन अभी हम लोगों को M25 पूछ रहा है तो हम लोग M25 के लिए निकालेंगे। तो आपका ऑप्शन से 18,500, 25,000, 28,500 और 33,500। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 9th का आपका B 25,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको हम लोग मेगा पास्कल भी लिखते हैं, मेगा पास्कल। ठीक है। 10th क्वेश्चन है ग्रेड M20 हैज अ नॉमिनल मिक्स ऑफ 1:3:6, 1:2:4, 1:5:10, 1:1.5:3। हम लोग थोड़ी देर पहले एक छोटा सा टेबल बनाए थे जिसमें हम लोग अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात किए थे। आपको अब ये वैल्यू कैसे याद रखना है, इसके लिए सबसे बेस्ट है जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं कि ये आप एक एक करके जितने भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट अवेलेबल होते हैं आप उसको सीरियल वाइज लिख दीजिए। जैसे मिनिमम M5 होता है, फिर M7.5 होता है, फिर M10 होता है, फिर M15 होता है, फिर M20 होता है। अब आपको क्या पूछा है, M20 का आपको नॉमिनल मिक्स बताना है। अब आपको M20 का नॉमिनल मिक्स डायरेक्टली अगर याद नहीं रहता है तो सबसे पहले आप इस तरह से लिख देंगे। अब M5 है तो इसका रेशियो 1:5 उसका डबल 10 हो जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है। 5 है तो 5:10 हो जाएगा। अब यहां से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। ये तो सीमेंट तो हमेशा 1 ही रहेगा और आपका ये हो जाता है फाइन एग्रीगेट और ये हो जाता है आपका कोर्स एग्रीगेट। ठीक है। अब 1:5:10 हो गया। अब M7.5 आएंगे तो इससे आपको डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। अब आपको यहां से रिलेशन निकालना है। 5 को कर देना है 4 और इसी का डबल कितना हो जाएगा 8। फिर M10 में आएंगे तो 1:4 का हो जाएगा 3:6। फिर 15 में आएंगे तो 1:3 का हो जाएगा। अब 3 के बाद 1.5 नहीं होगा, 3 के बाद पहले हो जाएगा 2, 2 के बाद हो जाएगा 2 का डबल 4। उसके बाद 2 से रिड्यूस होकर के 1:1.5:3। मतलब बेसिकली यहाँ जो वैल्यू है इसका डबल हम लोग यहाँ ले रहे हैं। जो हम लोगों का फाइन एग्रीगेट है उसका डबल हम लोग कोर्स एग्रीगेट ले रहे हैं। तो आपको ये कैसे याद रखना है, ऊपर से याद रख लीजिए। M5 का 5:10 हो जाएगा। वहां से आप ग्रेजुअली नीचे आ जाइए, यहाँ 3 तक आ जाइए पहले डाउन होके। 3 के बाद जब आप 2 पे आएंगे तो 2 पे आने के बाद 6 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 5 4 3 2 10 8 6 4 ये आपका रेशियो में आ गया। यहाँ पे सिर्फ आपका चेंज हो जाएगा, ये 2 के बाद 1 नहीं आकर के 1.5 होगा M20 में और ये 4 का 3 हो जाएगा। तो 1:1.5:3 ये आपका M20 का नॉमिनल मिक्स होता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1:3:6, 1:2:4, 1:1.5:3। ये आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन दैट ऑफ कंक्रीट। इट इंडिकेट्स दैट स्टील इज, 4 ऑप्शन है, लेस इलास्टिक, मोर प्लास्टिक, लेस प्लास्टिक, नन ऑफ दिस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी भी मेंबर का ज्यादा होता है या कम होता है तो क्या होता है। तो
तो सबसे पहले समझिए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको एक रेशियो है जो बताता है कि आपका मटेरियल कितना इलास्टिक है। हुक्स लॉ को हम लोग फॉर्मूला निकालते थे कि आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब है सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एप्सिलॉन। तो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। ये ई क्या है? यही है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि आपका कोई एक मटेरियल है, वुड है, एक मटेरियल आपका कंक्रीट है, एक मटेरियल आपका स्टील है। तो जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा लोड तक में वो अपना स्ट्रेंथ को, वो इलास्टिक जोन में रहेगा, वो अपने स्ट्रेंथ को वापस ऑक्यूपाई कर लेगा जब आपका लोड हटेगा। यही होता है आपका यंग्स मॉडुलस, यही होता है आपका इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। तो यंग्स मॉडुलस हो गया कि आपका जितना ज़्यादा यंग्स मॉडुलस होगा उतना ज़्यादा आपका मटेरियल इलास्टिक होगा। अब स्टील का आपको कंक्रीट के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। जैसे आपको याद होगा कि स्टील का होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। और अगर आप कंक्रीट जैसे M25 की बात कर ले तो इसमें हम लोगों के पास है 25,000 न्यूटन पर mm²। तो ये ऑलमोस्ट 10 गुना आपको ज़्यादा है, 8 गुना। तो ये जो आपका ज़्यादा है स्टील का, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टील आपका कंक्रीट से ज़्यादा इलास्टिक है। इसका मतलब है कि मोर इलास्टिसिटी हुआ। तो ऑप्शंस में आपको क्या क्या है? लेस इलास्टिक नहीं हो सकता है क्योंकि मोर इलास्टिक है। सेकेंड ऑप्शन है मोर प्लास्टिक, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि प्लास्टिक तो होगा ही नहीं, होगा तो इलास्टिक होगा क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद लेस प्लास्टिक, प्लास्टिक का ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो मोर भी नहीं होगा, लेस भी नहीं होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। क्योंकि आपका एक्चुअली में क्या होगा कि जब स्टील अगर आपका ये है और स्टील का ज़्यादा है आपके कंक्रीट से, तो स्टील आपका मोर इलास्टिक होगा। और मोर इलास्टिक का ऑप्शन क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 11th का हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। 12th क्वेश्चन है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एज कंपेयर टू कंक्रीट इज। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका स्टील का और कंक्रीट का भी हम लोग थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए थे कि कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 होता है और स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 होता है। तो आपको पूछ रहा है कि स्टील का कंक्रीट के कंपैरेटिवली फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है। तो ऑब्वियसली ये आपका कम हो रहा है, ये 1.5 है, ये 1.15 है, तो इसमें आपको लोअर होगा। तो ऑप्शन से हाइयर, सेम, लोअर, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12th का सी। 13 और लास्ट क्वेश्चन है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर इज। हम लोग जो आरसीसी मेंबर में कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो कंक्रीट का कुछ अपना टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है, भले वो बहुत कम होता है, हम लोग उसको इग्नोर करके चलते हैं, बट अगर उसको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 0.7 √FC के। जैसे हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 5000 √FC के करते हैं, वैसे हम लोग इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा कंक्रीट का वो 0.7 √FC के करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, 0.7 √FC के। तो आपका 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो बेसिकली आपका ये 13 क्वेश्चंस है जो आपके लिमिट स्टेट मेथड और जो आपका डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उससे हम लोगों का ये क्वेश्चन जो हमको इंपॉर्टेंट आपका दिखाई दिया, जो आपको लगा कि आपको पता होना चाहिए। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बट ये 13 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसमें कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ आपके एसएससी जेई लेवल के भी क्वेश्चंस हैं जो 2007, 2008, 2009 में आ भी चुके हैं एसएससी जेई में। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में जब हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे थर्सडे के दिन, तो उसमें हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड और डबली रेनफोर्स्ड बीम के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा, आपके सिंगली रेनफोर्स्ड का एनालिसिस होगा, ये लीवर आर्म का क्वेश्चन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आई होप आपको आज के इस लेक्चर में ये इंट्रोडक्शन और लिमिट स्टेट मेथड से डिस्कस किया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।